हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बताइए आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। आप कल का वीडियो कितने लोगों को समझ में आई है, जरूर कमेंट कमेंट में बताएं, अपनी राय दें। ठीक है। ताकि मैं, अगर आप उसमें कुछ हमसे कुछ त्रुटि हुई है तो इसमें हम अच्छे से सुधार कर सकें। ठीक है। आगे जो आगे आने वाला वीडियो है उसमें कुछ अच्छे से सुधार कर सकें। तो बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि आप जानते हो, कल मैंने विलियन चैप्टर का, क्लास 12 के विलियन चैप्टर का मैंने कुछ चीजें पढ़ा दिया था। जैसे हो गया विलियन क्या होता है, और विलियन के सांता के पदों के बारे में भी वर्णन कर लिए थे। ठीक है। आज भी हम पढ़ने वाले हैं पीपीएम। आज क्या पढ़ने वाले हैं? पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन। देख भाई, इसका क्या मतलब होता है। और एक पढ़ने वाले हैं मोल अंश। क्या पढ़ने वाले हैं? मोल अंश। चाहे मोल अंश बोल दे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल मोल फ्रैक्शन। ठीक है। मोल अंश। अंश है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भाई साहब? मोल फ्रैक्शन। इसको मोल अंश को हटाकर हम प्रभाज भी बोल पाते हैं। क्या बोलते हैं? चाहे मोल प्रभाज बोले या फिर मोल अंश बोलो, बात एक ही है। अब भैया यहाँ पर आ गया हमारा पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि 1 मिलियन में कुछ पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ पार्ट, सॉरी, कुछ पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन में कुछ पार्ट की बात की जाएगी। अभी हम पढ़ाएंगे और डिटेल में बताएंगे पहला टॉपिक। ठीक है। और दूसरा भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डोंट वरी। बस आप लोग साथ करते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। चिंता मत करिए, हम आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ठीक है। अगर आपका सपना है केमिस्ट्री में 90 प्लस लाने का, 95 प्लस लाने का, तो जुड़े रहिए हमारे डीसीसी टीम के साथ, हमारे साथ, ताकि हम लोग आपका सपना पूरा कर सकें। ठीक भाई। तो देखिए, इसका जो अगर हम बात करें, क्या चीज की बात करें? पहले टॉपिक की। पहले टॉपिक की अगर हम बात करें, पीपीएम, जिसे बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, है ना। क्या बोलते हैं भाई साहब? पार्ट्स पर मिलियन। पी पी एम की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई साहब पार्ट पर मिलियन। पर मिलियन, इसका मतलब। ठीक है। ध्यान दो। हम हिंदी में बताएंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है थोड़ा इंग्लिश में है, लेकिन डिफिनेशन आपको हिंदी में ही बताएंगे, चिंता मत करिए। जिससे पार्ट्स पर मिलियन कहा गया है, 1 मिलियन यानी बहुत ज्यादा ग्राम में थोड़ा सा अगर विलेय पदार्थ मिला हुआ है, बहुत ज्यादा पानी में अगर थोड़ा सा विलेय पदार्थ मिला हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे पार्ट्स पर मिलियन। वो उसी के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पर मिलियन, यानी कि 10 की घात 6। इसको हम लिखते हैं, चाहे 10 लाख बोल दो, क्या बोल दो, चाहे 10 लाख बोल दो, या फिर 1 मिलियन बोल दो। 1 मिलियन बोल दो। मिलियन। 10 की घात 6 यानी 10 लाख। 10 लाख बिलियन में तनिक सा, मतलब थोड़ा सा विलेय पदार्थ अगर मिला हुआ है, तो वहां पर किसके अंतर्गत आएगा भाई साहब? वो पीपीएम के अंतर्गत आएगा, पार्ट्स पर मिलियन के अंतर्गत वो आएगा। इतनी बात क्लियर हुई? मैंने क्या बोला कि बहुत सारे पानी में, बहुत सारे पानी में, बहुत सारे पानी में थोड़ा सा विलेय पदार्थ मिला हुआ है, थोड़ा सा विलेय पदार्थ मिला हुआ है, तो उसे बोलते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इतनी बात क्लियर हुई? चलो बढ़ते हैं। ठीक है। यहां भी देखिए, हमने क्या बोला कि 10 की घात 6, 10 की घात 6 ग्राम विलियन में, यानी कि क्या बोलते हैं? 10 की घात 6 को बोलते हैं 10 लाख, और 10 लाख को हम बोलते हैं 1 मिलियन। यानी इतने ग्राम बिलियन में अगर थोड़ा सा विलेय पदार्थ अगर मिला हुआ है, तो वहां पर हम बोलेंगे उसे
पार्ट्स पर मिलियन, है ना। हाँ, गांव में तो नहीं, लेकिन जो शहरों में टंकी से पानी आता है तो कभी कभी वो हल्का तीखा लगने लगता है। जो जानकार व्यक्ति होते हैं वो बता देते हैं कि इसमें थोड़ा सा मतलब जो क्लोरीन की मात्रा होती है वो अधिक हो जाती है, इसलिए हल्का क्या करते हैं, हल्का तीखा लगता है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर बहुत सारे पानी में थोड़ा सा क्लोरीन मिक्स कर देते हैं। क्लोरीन इसलिए मिक्स करते हैं ताकि पानी स्वच्छ हो जाए। पानी को साफ करने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ये याद हुआ। ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे पानी में क्लोरीन की मात्रा थोड़ा सा डालते हैं और पानी को सफा कर देते हैं। कभी कभी जब ज्यादा हो जाता है तो जो सप्लाई में पानी आता है, टंकी से पानी जो आता है वो हल्का तीखा लगने लगता है, कड़वा लगने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो गांव में तो नहीं होता है, लेकिन शहरों में होता है। चलो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन जिसे हम लिख सकते हैं इसे कि विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, क्या बोल सकते हैं, लिख दो भैया यहां पर कि विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, जो जो 10⁶ क्या बोला मैंने, 10⁶ में 10⁶ में यानी 10⁶, इसको हम लिखते हैं, चाहे 10 लाख बोल दो, चाहे इसे 10 लाख बोल दो, या फिर से 1 मिलियन बोल दो, इसीलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप जान जाओ। 1 मिलियन बोल दो, मिलियन क्या हो रहा है, भागों में उपस्थित हो, भागों में उपस्थित हो। देखो यहां मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से फील करा पाऊं। केमिस्ट्री को फील करिए, ठीक है, फील करना है, समझना अच्छे से। उपस्थित हो, वहां पर क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन आएगा। क्या कहलाएगा भाई साहब, उपस्थित हो तो पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है, यानी पीपीएम कहलाता है, कहलाता है। देख भैया सुनो इधर, मैंने क्या बोला कि बहुत सारे पानी में थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा विलेय मिला दिया गया है, बहुत सारे पानी में थोड़ा सा अगर विलेय मिला दिया गया है तो वहां पर पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा, उसे पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। देखो यहां से इसमें लिखा है विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 10⁶ यानी 10 लाख या फिर 1 मिलियन भागों में उपस्थित था। आप ही सोचिए कि 10⁶ यानी कि 10 लाख या फिर 1 मिलियन भाग, मतलब क्या हुआ, यानी बहुत सारे पानी में, ना बहुत सारे पानी में थोड़ा सा विलेय पदार्थ घोल दिया गया है ना। तो इसे ही बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इससे मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग केमिस्ट्री को फील कर पाओ, क्या कर पाओ, फील कर पाओ, समझ पाओ अच्छे से। केमिस्ट्री रट्टू उतरता वाला काम नहीं है, उसको जब समझोगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, अगर इसमें घुस जाओगे तो उसके बाद आपको निकलने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान दो, इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हाँ, फार्मूला इसका देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें पीपीएम की, किसकी, पीपीएम की, तो हम यहां लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे में विलियन का कुल द्रव्यमान, फिर गुणे में, हाँ ध्यान दो यहाँ पर। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, 3% बता चुका हूं। तो वहां पर एक वर्ड आ रहा है प्रतिशत,
यानी वहां पर कहा गया है कि 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय उपस्थित है। मैंने क्या बोला, वहां पर मैंने सूत्र लिखवाया था द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय पदार्थ का मात्रा या फिर विलेय पदार्थ का भार बटे में बटे में बटे में विलयन का कुल द्रव्यमान, ये लिखवाए थे। यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ये विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का कुल द्रव्यमान गुणे में 100 लिखवाया था। इसका मतलब जानते हो, कहा गया है 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है, द्रव्यमान प्रतिशत मतलब होगा। तो वहां पर गुणे में 100 लगाए थे ना, यहां पर लगाएंगे हम गुणे में 10 की घात 6। आप कहोगे ये सर जी क्या हुआ, ये 10 की घात 6 क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हमने वहां पर तो हमने 100 लगाया था ना, तो यहाँ पर 10 की घात 6 क्यों लगा रहे हैं। देख भैया, मैंने आपको अभी बताया कि वहां पर हमने देखा था कि 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय उपस्थित है, ये पता लगा रहे थे ना। लेकिन यहां हम पता लगा रहे हैं कि 10 की घात 6 भागों में कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है। यानी 1 मिलियन भागों में 1 मिलियन विलायक में कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वहां पर था प्रतिशत, क्या था भाई, प्रतिशत था, इसलिए वहां पर बाद में इंटू में 100 लगाए थे। लेकिन यहां पर पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन पर मिलियन, 1 मिलियन। जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं पर 40, आप रोड पे चलते होगे तो आप अगर हाँ गौर करोगे तो वहां पर लिखा होता है 40 km प्रति आवर, ये लिखा होता है। कितने लोगों को मालूम होगा, ऐसे ही गोल पट्टी बना रहता है, गोल पट्टी के बीच में ऐसे लिखा रहता है कि 40 km प्रति आवर। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है प्रति आवर मतलब होता है 1 घंटे में 40 किलोमीटर की स्पीड चलिए, 40 किलोमीटर की स्पीड से चलिए, 40 km की स्पीड से चलना है। क्या मैंने बोला लिखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 1 घंटा में, प्रति मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर अगर दूरी तय कर ले जाए तो उतने के स्पीड में हमें चलना है। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर कहा गया है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। जो पार्ट्स मतलब कुछ कण होते हैं, पार्ट्स मतलब कुछ कण पर मिलियन यानी 1 मिलियन में घुले हो, तो उसे बोलते हैं पीपीएम, है ना। तो वही चीज 10 की घात 6, इसको देखो 10 की घात 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, देखो 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख को ही बोलते हैं भैया हम क्या, 1 मिलियन, 1 मिलियन। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, बताइए, क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। आई होप कि आ गया होगा। इसी अंदाज में हम बढ़ते हैं आगे, अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसी को लेकर ध्यान दो, आप जानते हो जो विलेय का द्रव्यमान होता है, उसे लिखते हैं किससे, एम ए से, है ना। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया, अगर नहीं देखा होगा आपने तो जाकर देख सकते हो। ठीक है, और हम विलयन का कुल द्रव्यमान यानी एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी, ध्यान दो, अगर आपका विलायक अलग दिया हो और विलेय अलग दिया हो तो हमारा ये सूत्र लगेगा। अगर पूरा बिलियन का मान दिया हो और साथ में आपको विलेय का मान दिया हो तो आपका ये सूत्र लगेगा। ठीक है, 10 की घात 6 यानी पीपीएम का यह सेकंड सूत्र फार्मूला है। कैन यू अंडरस्टैंडिंग, क्या आप समझ सकते हैं ना, समझ रहे हो क्या, क्यों भाई, क्या आप समझ रहे हो। चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लो फिर बढ़ते हैं आगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
हाँ, क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है, देखो क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक टैंक जल में, एक टैंक जल में आपके घरों के ऊपर जो टंकी रखी होती है, टोटी का टंकी टंकी ऊपर रखा होता है, उस टंकी में, उस टंकी में प्रति किलोग्राम, ध्यान दो, लिख दो यहां पर, लिखते हैं एक टैंक, एक टैंक जल के प्रति किलोग्राम में, जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में 5.8 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन, ग्राम ऑक्सीजन, ग्राम ऑक्सीजन घुला है, क्या है, घुला है, ग्राम ऑक्सीजन घुला है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए, पीपीएम में ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, कहा गया है एक टैंक जल के प्रति किलोग्राम में, एक टैंक जल के, बहुत बड़े टैंक जल, उसके अंदर भरे हुए जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम में, हर 1 किलोग्राम में 5.8 गुणे 10 की पावर -3। अब यहां समझो, 5 5.8 गुणे 10 की पावर -3 है, +3 नहीं, -3 है। सोचो कितना ऑक्सीजन हो रहा हो, मतलब हुआ होगा, बहुत तनिक पर, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ऑक्सीजन घुला हुआ है। फिर उसी ऑक्सीजन का हमें सांद्रता के पदों में, पीपीएम में कुछ उसकी मात्रा ज्ञात करना, ठीक है, पीपीएम में ज्ञात करना उसकी सांद्रता। ध्यान दो कैसे भैया, पहले क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना, कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करना, तो अगर उसके अंतर्गत, उसके अंतर्गत कुछ दिए रहते हैं, उसको पहले लिख लो, उसके बाद फिर सवाल लगाया करो, ठीक है। ऐसे ही करेंगे बिल्कुल आसानी से। ध्यान दो, जैसा कि मैंने क्या बोला, पहले तो हम लिखेंगे हल, यानी हम हल करने जा रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल सेम आप ऐसे ही नोट करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा गया है, दिया है, देखो भाई सब दिया है, देखो क्या दिया है, ध्यान दो, दिया है एक टैंक जल में प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम 5.8 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुला है। और हमने आपको जब विलियन पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉरी, विलियन मतलब क्या होता है, विलियन मतलब होता है, विलय में क्या होता है, जो चीज हम घोलते हैं उसे हम विलय बोलते हैं, और जिसमें घोलते हैं उसे विलायक बोलते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, हम ऑक्सीजन को घोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को घोल रहे हैं किसी में, है ना, ऑक्सीजन को किसी में घोल रहे हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। जब ऑक्सीजन को किसी में घोल रहे हैं, किस में घोल रहे हैं, प्रति किलोग्राम जल में घोल रहे हैं, प्रति किलोग्राम जल में घोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम विलेय क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन होगा, और विलायक क्या होगा, जल होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं विलेय, विलेय का भार, का भार, इसको लिखते हैं किससे भैया, एम से, बराबर कितना है, 5.8 गुणे 10 की पावर -3 ग्राम है ना। अब ध्यान दो, ध्यान दीजिए, फिर हमने बोला एक टैंक जल के प्रति किलोग्राम, बहुत बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है,
उसके अंदर जो जल है उसके प्रति किलोग्राम में इतना घुला है। तो यहां पर अगर हम बोलेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान अगर की बात करें तो यहां पर कितने में, प्रति किलोग्राम में, किसमें, प्रति किलोग्राम में। अब प्रति किलोग्राम में होता है यानी कि 1 kg, 1 kg होता है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भैया, 1000 ग्राम होते हैं। इतना कंफ्यूज तो नहीं हो इसमें, इतना क्लियर हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो कमेंट में आप बताइएगा, हम दोबारा फिर अगले वीडियो में समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। ओके ओके ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब हम करते हैं क्या चीज, देन अब देखो क्या होगा, देखिए सूत्र क्या होता है, पीपीएम, पीपीएम इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बोलो या फिर भार बोलो, ठीक है, बात देखिए, बटे में विलयन का द्रव्यमान या फिर भार, चाहे जो बोल दो, एक बात एक ही है, द्रव्यमान नहीं द्रव्यमान होगा। और गुणे में हमने बोला था 10⁶ होता है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विलेय का भार कितना है, विलेय का भार कितना है, 5.8 गुणे 10⁻³ है। अब पूरे एक बटे में कितना है, विलयन का द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना है, 1000, 1000 भैया लिख दो। अब गुणे में 10⁶, इतना बात क्लियर हुआ है, नहीं हुआ, हो गया होगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी सवाल को हम इधर लगाते हैं, यहां दिया है, देखो यहाँ पर, जिससे मान लो अगर हमारे पास एक एक दो तीन चार पाँच छः सात ऐसे दिया है, तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10⁻7 लिख सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पर 5 जीरो होगा तो हम लिखेंगे 10⁵5, अगर 3 जीरो होगा तो लिखेंगे 10⁻3, है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी देखो कितने जीरो हो भैया, 3 जीरो है ना, तो हम लिखते हैं 5.8 गुणे 10⁻³ पूरे फिर गुणा 10⁻6, फिर पूरे बटे में क्या है 10⁻3 लिख सकते हैं ना इसे, क्योंकि 1000 है और 1000 में 3 जीरो होता है, 3 जीरो में क्या कर सकते हैं 10⁻3 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ आई, ठीक है। ये चाहे यहाँ लिखो या ऊपर से गुणा करना है, बात एक है, चलो ठीक है। 5.8 गुणे 10⁻⁻, देखो यहाँ 6 था, 10 के पावर कितने 6 है, और यहाँ पर 10⁻−3, यानी कि जब हम गुणा करते हैं तो घात क्या होती है, घट जाती है, क्या होती है, सॉरी, जब गुणा करने पर घात जुड़ती है और भाग करने पर घात घटती है। तो यहाँ पर अगर जुड़ती, अगर यहाँ पर जुड़ेगी तो जुड़ना तो संभव नहीं, क्योंकि आगे माइनस लगा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अगर 10 में से अगर 3 को घटाएं तो क्या बचेगा, 3 तो बचेगा। अब फिर ठीक है, फिर गुणे में, या फिर ऐसे ना करो, हाँ आपको डायरेक्ट करवा दूं, उसके बाद एक साथ में करवा देता हूँ, ठीक है। -3 गुणे में 10⁻6, 10⁻6, फिर गुणे में ध्यान दो, इस 10 नीचे है बटे में है तो क्या +3 में है, ऊपर जाएगा तो 10⁻−3 में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान दो, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो 5.8 गुणे 10, देखो -3 यहाँ भी है, -3 यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। फिर गुणे 10 क्या होगा 6 हो जाएगा, फिर देखो ये कट जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि 6 में से 6 माइनस करो कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो 10⁻0 यानी कि 0 हो जाएगा। तो कितना आंसर है 5.8 ppm, आंसर आप लिख सकते हो। क्या क्लियर हुआ इतनी बात, क्या इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में बताइए, अगले वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। हाँ बोलिए 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 बोलिए, चलो देखते हैं, मिटाल दे इसे, इसके सॉल्व ले लिए होंगे आप, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मोल अंश, ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मोल अंश। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल का जो नंबर हमने दिया था अभी, जो सवाल लगवाया था ना,
तो ऐसे सवाल अपने दिमाग में रखिए और उसको सॉल्व करते रहिए, ताकि आपका कैलकुलेशन में प्रैक्टिस हो सके। आपका कैलकुलेशन बहुत जरूरी है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोल अंश की। किसकी? दूसरा पॉइंट है हमारा मोल अंश की। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ये बोलते हैं हम इंग्लिश में। अब ये बताओ भैया, ये तुम लोग बताओ, देखो ध्यान से समझो, यहां पर बताना बाद में। मान लीजिए यहां पर एक पात्र है हमारे पास, क्या है? एक पात्र है। इस पात्र में एक विलेय घुला हुआ है और दूसरा विलायक भी उपस्थित है। विलेय को लिखते हैं हम ए से और विलायक को लिखते हैं किससे? बी से, है ना। एक पात्र है, उस पात्र में एक विलेय है और एक विलायक है। क्या इतनी बात समझ में आई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में पूरा आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में क्या होगा? पूरा आएगा। यहां पर देखो, मैंने क्या बोला? एक पात्र है, एक बीकर है, जिसमें मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, एक विलियन लिया है। उस विलियन में एक विलेय है, एक विलायक है। इतनी बात क्लियर हो? ठीक है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें जो विलेय ए है, जो विलेय ए है, इसकी मोल की, इसके मोल की, ए का मोल, अगर इसकी बात करें, ए का मोल, तो ए का मोल इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए हो जाएगा। समझो कैसे? क्योंकि हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन से, स्मॉल एन से, है ना। और विलेय को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? बेस, सॉरी, ए से, ठीक है। तो अगर कहीं भी लिखा है एन बेस में ए, तो हम बोलेंगे ए का एन, क्या बोलेंगे? ए का एन बोलेंगे, है ना। ठीक है। तो ए हमारा क्या है? विलेय है। ए की जगह विलेय बोलो और एन की जगह क्या बोलो? मोल बोलो। तो बोल सकते हैं विलेय का मोल, ठीक है। हो गया, क्लियर हुआ होगा ना, ठीक है। ए का मोल यानी विलेय का मोल वही चीज है ना, ठीक है। अगर हम यहीं पर देखें मोल बी का मोल की बात करें, बी का मोल की, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ना एनबी, लिख सकते हैं ना एनबी, एनबी। हाँ, एक बात और यहाँ पर नोट कर लो रफ में, कि मोल बराबर होता है, यहां में करके यहां लिखो, सही रहेगा। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, अणु भार, ये होता है। जहां पर हम मोल को लिखते हैं स्मॉल एन से, भार को लिखते हैं डब्ल्यू से और भार को लिखते हैं एम से। इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत काम आएगा भी इसके सवाल लगाने में, ठीक है। यहां पर देखो, हमने क्या बोला? जो ए का मोल है वो एन ए होगा, बी का जो मोल है वो एन बी होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई हुई होगी ना, ठीक है। अगर हम यहीं पर बोलें, क्या बोलें? देखो ध्यान से, अगर हम यहीं पर बोले कि विलियन का मोल, विलियन का कुल मोल की बात करें, तो विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल होगा कि नहीं होगा? विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। अब ध्यान सुनो, विलियन का मोल बराबर होता है, जैसे हम लोग जानते हैं ना, विलियन का सूत्र क्या होता है? विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक। तो वैसे अगर हम बात करें विलियन के कुल मोल की, तो होगा विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। अब ध्यान दो, जैसे हमने क्या बोला था? विलेय का मोल, है ना, तो हमने लिखा था Na लिखा था ना, ठीक है। अब बात कर रहे हैं विलियन का कुल मोल, तो हम बोल सकते हैं ना एन बेस में टी,
यानी मोल टोटल, नहीं इससे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा भाई साहब, थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लग गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, विलेय का कुल मोल क्या हो जाएगा हमारा, विलेय का कुल मोल हमारा हो जाएगा Na प्लस में Nb हो जाएगा, कहीं कहीं हो जाता है ऐसे, ठीक है, अगला दिमाग लगाओ तो वो कहीं और लग जाता है, तो ध्यान दे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा, विलेय का मोल Na प्लस विलायक का मोल Nb, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब यहीं पर तुम लोग दिमाग लगाओ, अब यहीं पर तुम लोग दिमाग लगाओ, क्या लगाओ, क्या लगवाना है, देखो ध्यान से, अगर हम बोले आपसे, क्या बोले, अगर हम आपसे बोले कि आप निकालिए विलेय का मोल अंश, क्या निकालना है, विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश निकाल लें, ध्यान दो, अगर हम बात करें विलेय के मोल अंश की, तो हम लिख सकते हैं ना, एक्स ए विलेय, सॉरी ए का एक्स, या फिर ऐसे ना रखो, पहले पूरा लिखो, विलेय का मोल अंश, मोल अंश इज इक्वल टू विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे में विलियन का मोल, बटे में विलियन का मोल, ध्यान दो यहाँ पर, बराबर में, ध्यान दो, हमने बोला विलेय को लिखते हैं ए से और मोल को लिखते हैं किससे, एक्स से, यहाँ देख लो, यहाँ पर लिख दो, विलेय को किससे लिखते हैं भाई साहब, विलेय को लिखते हैं एक्स से, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स बेस में ए लिख सकते हैं ना, एक्स बेस में ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने बोला, जिससे हमने अभी बताया था कि विलेय का मोल यानी ए का मोल की बात करें तो एन बेस में ए लिख सकते हैं, तो वैसे ही अगर हम बात करें ए का मोल अंश यानी विलेय का मोल अंश की बात करें, विलेय का मोल अंश की बात करें, तो वहां पर हम लिख सकते हैं एक्स बेस में ए, कंफ्यूज दूर हो गया ना, कंफ्यूजन दूर हुआ ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स बेस में ए का एक्स, ए का एक्स, ए का एक्स यानी कि विलेय का मोल अंश, ठीक है। यहाँ पर देखो विलेय का मोल क्या है, Na भाई साहब, देखो हमने यहाँ लिखवाया था विलेय का मोल Na, ठीक है, विलेय का मोल, सॉरी विलियन का मोल, विलियन का मोल यानी कि विलियन का कुल मोल, क्या हो जाएगा भाई, विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल यानी कि Na प्लस Nb हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा। चलो भैया, ये हमारा पहला सूत्र हुआ, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। उसके बाद अगर हम बोले, अगर हम बोले, अगर हम बोले कि विलायक का मोल अंश ज्ञात करिए, विलायक का मोल अंश ज्ञात करिए, तो वहां पर कैसे करोगे, वहां पर जहां पर मैंने एक्स ए लिखा है वहां पर आप लोग लिखोगे एक्स बी, और यहाँ पर जहां पर लिखा मैंने एक्स सॉरी एन ए, वहां पर लिख दो एन बी, और बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम कर दो, बस आपका सूत्र पूरा तुरंत पता हो जाएगा। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मोल बराबर होता है भार बटे अड़भार, और एन बराबर होता है डब्ल्यू बटे एम, ठीक है। क्या मैं इसे मिटा सकता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके, ध्यान दो यहाँ पर, अगर हम अब की बात करें, अब की बात करें किसका, विलेय का मोल, सॉरी विलायक का मोल अंश, तो बराबर क्या होगा, होगा विलायक का मोल अंश, मोल विलायक का मोल बटे में विलियन का मोल, बटे में विलियन का मोल, यानी कि हम लिख सकते हैं विलायक का मोल को लिखते हैं एक्स बी से लिख देंगे, और विलायक का मोल, विलायक सॉरी विलायक का मोल होगा एन बी अपॉन में विलियन का मोल यानी कि एन ए प्लस एन बी, ये हुआ हमारा दूसरा सूत्र, ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा।
स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। और हाँ, एक जरूरी सूचना और है, एक जरूरी चीज और है। अगर आपको जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है इसका अगर नोट्स चाहिए, अगर इसका नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का, या फिर एक इंस्टाग्राम चैनल का है लिंक, ठीक है, उसको फॉलो कर लेना, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, वहीं पर सारा नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने के पहले हम कुछ और समझ लेते हैं इसमें। क्या समझ लें? अगर हम बात करें, अगर हम बात करें विलियन के दोनों घटकों की, जो विलियन बना था उसके दोनों घटकों का अगर हम मोल अंश याद करें, क्या चीज, अगर विलियन के दोनों घटकों का मोल अंश याद करें, क्या कर सकते हैं, यहां पर पॉइंट लगाओ, अगर दोनों घटक घटकों का मोल अंश की बात करें, मोल अंश, तो क्या होगा, ध्यान सुनिए, घटकों का मोल अंश, दोनों घटकों का मोल अंश की बात करें तो पहला घटक एक्स ए है, दूसरा घटक क्या है, एक्स बी है, तो हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी, हो जाएगा। अब ध्यान दो, एक्स ए का मान कितना आया है, एक्स ए का मान आया है एन ए प्लस एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, फिर प्लस लगा दो। अब एन बी का मान कितना आया है, एन बी का मान भी आया है एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब ध्यान दो, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हर समान है ना, तो एन ए प्लस एन बी। कैसे देखो, अगर मान लो हमारे पास है 5/6 प्लस में 7/6, तो हम इसका सवाल लगाएंगे, 6 कॉमन ले लो, 6 को कॉमन लेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्या होगा, 7 + 12 हो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, एक कॉमन लेने के बाद ऊपर वाले को जोड़ दिया, क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। अब देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया, क्या दिख रहा है, एन ए प्लस एन बी ऊपर भी है, एन ए प्लस एन बी नीचे भी है, तो क्या करना है, इसमें देरी मत को काट दो इससे दोनों को, कितना आ गया, एक आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स बी इज इक्वल टू एक आता है भाई साहब, एक आता है। अगर हम दोनों घटकों का मोल अंश निकालेंगे, दोनों घटकों का मोल अंश निकालेंगे, तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा, ठीक बा। ओके, बढ़ते हैं आगे, इसकी शॉट ले लो। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं किसका, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं कि कहा गया है कि 1 बिलियन में, क्वेश्चन नंबर 1, कहा गया है कि 1 बिलियन में, 1 बिलियन में, 1 बिलियन में 20 ग्राम एथिल अल्कोहल, 20 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH, OH, ठीक है, एथिल अल्कोहल क्या है, 90 ग्राम जल में उपस्थित है, 90 ग्राम जल में, यानी H2O में उपस्थित है, उपस्थित है। अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, बस H2O यानी जल और C2H5OH का, OH का
मोल अंश ज्ञात करना है। मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश ज्ञात कीजिए, है ना, ये कहा गया है। अब देखो भैया, इसमें हमने क्या बताया है कि सबसे पहले हम देखते हैं, जो दिया है उसे लिखते हैं। क्या लिखता है? लिखते हैं, जो दिया है उसे लिखते हैं ना। उसको लिखने के बाद क्या करते हैं? उसको लिखने के बाद हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूं? दिया है, क्या दिया है देखो यहां से, बिलियन में, कोई मान लो बिलियन है, कोई मान लो बिलियन है, जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए एक पात्र है, इस पात्र में 1 बिलियन हुआ है, 1 बिलियन है, सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में दो चीज मिक्स है, एक विलेय मिक्स है, एक विलायक मिक्स है। एक विलेय मिक्स है, एक विलायक मिक्स है। विलेय क्या है? C2H5OH है, और H2O विलायक है। C2H5 का भार कितना है? 20 ग्राम है। अब विलायक कितना है? 90 ग्राम है ना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, पता है। तो हम लिख सकते हैं विलेय का भार, विलेय का, विलेय का भार, विलेय का भार बराबर क्या होता है? क्या होगा? WA से लिखेंगे, वेट, विलेय का भार कितना है? 20 ग्राम है। ठीक है। अब फिर विलायक का भार, विलायक का भार, इसको WB से लिखो, कितना होता है भैया? होता है 90 ग्राम। ठीक है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? सर्वप्रथम हम सूत्र देखेंगे। कहा गया है कि H2O व इसका C2H5 का मोल अंश ज्ञात करना है। C2H5OH का मोल अंश ज्ञात करना है। अब मोल अंश का सूत्र आप जानते हो, अगर हम XA का भी निकालेंगे तो Na प्लस अपॉन में Na प्लस NB आएगा, है ना। यानी मोल दोनों का निकालना पड़ेगा। मोल Na का भी निकाल, मतलब विलेय का भी मोल निकालना पड़ेगा और विलायक का भी मोल निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम यही कर लेते हैं, पहले मोल ही निकाल लेते हैं। ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले करो A का, यानी विलेय का, विलेय का, विलेय का मोल, विलेय का मोल बराबर क्या होगा? हम लिख सकते हैं ना Na, Na बराबर क्या होगा? होगा WA अपॉन में MA। WA कहां से आ गया भैया? W हमने बताया था ना अभी कुछ देर पहले, भार बटे अणुभार। वही जो भार है वही दिखाया गया। W क्या है? भार। और A क्या है? विलेय। तो विलेय का भार बोल सकते हैं ना, विलेय का अणुभार भी नीचे है। ठीक है। अब विलेय का भार देखो कितना दिया, विलेय का भार कितना दिया? विलेय का भार दिया हमारे पास 20 ग्राम। अब भैया देखो यहां से, हमें विलेय ए का क्या ज्ञात करना है? हमें ए का ज्ञात करना है अणुभार। अणुभार कहाँ से मिलेगा भैया? देखो ध्यान से, हम यहाँ मिटाल के लिख दे रहे हैं, आप लोग समझो। यहाँ पर हमारा विलेय क्या है? ए का मान कितना है? ए का मान हमारा है C2H5। ए बराबर कितना है? C2H5। तो C2H5OH का मोल अंश का बात करें हम, तो C देखो कितना, C कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है। और एक कार्बन का अणुभार होता है, एक कार्बन का परमाणु भार होता है कितना? 12 होता है। कितना? 12 होता है। तो और हाइड्रोजन कितनी बार है? 5, एक 6 बार है, 6 बार है। और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है एक, बराबर। फिर लिखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी बार है? ऑक्सीजन भैया एक ही बार है। कितनी बार लिखा कि एक ऑक्सीजन पर कितना होता है और परमाणु भार? 16 होता है। ठीक है। 12 दुना कितना होता है? 24 हो गया भैया, 24 हो गया। 6 का नम 6 हो गया। फिर 16 का नम 16, जोड़ो पूरा। 6 6 12 4 16, 16 के 6 हासिल एक, सॉरी हाँ एक, 3 2 1 3 एक्स लिया 4, 46 आ गया इसका भार। कितना आया इसका भार? अड़भार 46 आया, है ना। कितना आया भैया? 46 आया। अब 46 भैया कैसे आ गया? 46 अगर आ गया, अगर 46 आ गया
सो अगर 46 आ गया तो इसको हम डिवाइड करते हैं। देखो 2 दहम 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या बचा? 10/23 बचा। अब इसको भाग देते हैं 23/10, यानी जीरो मिलेगा तो जीरो बचेगा, तो 10 आ जाएगा। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ जाएगा। 23 दूना 46 और 23 तिया 69, 23 चौका 3, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 इसलिए 9, 92। 23 चौका 92 है ना। 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9। 10 में से 2 घटाओ कितना बचेगा? 10 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा कट गया। पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दो। 23 दूना 46, 23 दूना 46 यानी कितना आ गया? 0.42 आ गया पीछे। ठीक है भैया, यानी एन ए का मान कितना आ गया? इतना आया। ठीक है, अब देखते हैं हम एन बी का मान, यानी विलायक का मोल, विलायक का मोल क्या होता भैया? एन बी बराबर क्या हो जाएगा? एन बी बराबर हमारा हो जाएगा, देखो एन बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो देखो ध्यान से, डब्ल्यू बी का मान कितना है? 90 ग्राम। कितना भैया? 90 ग्राम। और हम एम बी जल का अगर हम अणुभार निकालें, क्योंकि डब्ल्यू बी क्या है? विलायक क्या हमारा? जल ही तो है। विलायक क्या भैया? जल ही तो है। तो जल का अगर हम अणुभार निकालें तो हाइड्रोजन कितनी बार है भैया? 2 बार है। ठीक है, एक हाइड्रोजन पर कितना बार परमाणु भार होता है? एक होता है, बराबर। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी बार है? एक ही बार है, एक लिखो। गुणे में एक ऑक्सीजन पर कितना भार होता है? एक ऑक्सीजन पर कितना परमाणु भार होता है? 16 होता है। ठीक है, 2 16 कन्नम 16, कितना आ गया? 18 आया। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर 18 लिखो। 18 कम 18, 18 90। क्या भैया इसका आंसर? 90 आ गया, सॉरी 5 आ गया। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे? दोनों का मान रख के मोल, जल का भी मोल अंश ज्ञात करेंगे और एथिल अल्कोहल का भी मोल अंश ज्ञात करेंगे। ध्यान दो यहाँ पर, अब आपको क्या करना है? लिखो C2H5OH का मोल अंश, मोल अंश देखो क्या हो जाएगा? एक्स ए बराबर हो जाएगा एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। एन ए का मान कितना है भैया? एन ए का मान कितना आया? 0.42 बटे में एन ए का मान 0.42 ही है, और प्लस में एन बी का मान कितना आया? 5 आया है। बराबर में क्या हो जाएगा? 0.42 बटे में 5.42। इसको जोड़ लिए, जितना हो गया। कितने बार पॉइंट है? 2 बार पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट हटा दो। कितना मान आएगा? देखो यहाँ से, यहाँ पर आ रहा है, अब क्या आ रहा है? 42 बटे में 542 है ना। अब क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? थोड़ा भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। देखो यहाँ पर 42 भागे, देखो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पता है, इसका डायरेक्ट आंसर पता है, आंसर पता है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए भाग कैसे देते हैं ये भी जान लो। पता है ना कि आपको भाग आता है, पता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। 542, क्योंकि कैलकुलेशन भी यहाँ तेज रहेगी तो बोर्ड एग्जाम बहुत आसानी से कर लोगे। एक हम पहले से काट दो, 2 से काटो। 2 दूनी 4, यहाँ पर एक बचा, 2 सत्ते 14 और 2 का नाम 2। फिर 2 दूनी 4, 2 का नाम 2, क्या आया? 21 बटे में 271। 21 से भाग दो, 21 को भाग दो 271 से, तो कितना आएगा? जीरो ही ले जाओ। ठीक है, 21 बचेगा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ा के एक जीरो और बढ़ा लो। फिर देखो ध्यान से, 8 ले जाओ। 8 का नाम 8, 8 सते 56 के 6 हासिल 5,
8 दूनी 10, 10 दो 12, नहीं 8 नहीं जाएगा, 9 ये जाएगा। 9 एक नम 9, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 5, ठीक है। और 9 दूनी 18, 18 5, 8 5 12 ज्यादा हो जाएगा, यानी वही 8 ही जाएगा, डोंट वरी। 8 के नम 8 हासिल कुछ नहीं, 8 से 56 के 6 हासिल 5, ठीक है। फिर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 16 5 कितना होता है, 21 होता है। 16 5 21, ये भी ज्यादा हो गया, 7 ले जाओ, तो क्या होगा, 7 के नम 7, 7 सत्ते 49 के 9 हासिल 4, हासिल 4। फिर 7 दूनी 14, 14 4 कितना होता है, 14 4 18। फिर कितना आएगा, 10 में 7 गए 3, और 10 9 में से 9 कट गई, यहाँ कितना, 0, 10 में से 9 में से 9 गए 0, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 10 में से 8 गए 2, ये कट गया, 203 बचा। अब ध्यान दो, पॉइंट के बाद 2 अंक आया ना, पॉइंट के बाद 2 अंक कट गया, मतलब यही सही हो गया, यही हमारा आंसर हो गया 0.07, 0.07। अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की तो इतना ही आएगा, 0.07। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं एक्स बी का सूत्र। अगर हम बात करें किसकी, H2O का, H2O का मोल अंश, H2O का मोल अंश, मोल अंश, ध्यान से देखो, यानी एक्स बी बराबर हो जाएगा क्या, एक्स बी बराबर हो जाएगा हमारा एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, बराबर देखो ध्यान से, एन बी का मान कितना है 5 है, और एन ए का मान कितना है 0.42 है, फिर प्लस में 5, यानी कि हम बराबर करेंगे तो क्या होगा, 5 बट्टे में 5.42 आएगा, है ना, क्या आएगा 5.42 आएगा, दिख रहा है ना वहां पर, हाँ दिख रहा है, कितना आएगा 5.42 आएगा। फिर देखिए यहाँ पर, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर 2 अंक पर पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दूं, क्या करूं, इस पॉइंट को हटा दूं, तो हो जाएगा 500 बट्टे में 542, 542 काट दो भैया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एक नम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 0, क्या बचा 250 बट्टे में 271। चलो भैया इसको भाग देते हैं, 271 भागे 250, है ना, ठीक है, भाग दे दो, जीरो ले जाओ, जीरो ले जाओ, तो क्या आएगा 250, पॉइंट बढ़ाओ, जीरो हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 7 8, 8 ले जाओ, तो क्या होगा 8 कम 8, 8 से 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, नवैया जाएगा तो क्या होगा, नवैया ले जाओ सही रहेगा, नवैया 8 9 के नम 9, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 63 के 3 हासिल 6, और 9 दूनी 18, 18 और 6, 8 से 14 24, बहुत सही, ये सही है, ध्यान दो, इसको मैं छोटा कर दूं, H2, ठीक है, ध्यान दो, कितना बचा, 10 में से 9 गए 1, फिर 9 में से 3 गए 6, फिर ये कट गया, ये भी कट गया, 61 हुआ, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दो, फिर दुगना ले जाओ, दुगना 2 एक नम 2, 2 सत्ते 14, 4 हासिल, हासिल 2 के नम 2, 2 सत्ते 14 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 542, हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.92। देखो ध्यान से हम बताएं, यानी एक्स ए का मान आ गया 0.07, और एक्स बी का मान कितना आया, एक्स बी का मान आ गया 0.92, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पॉइंट के बाद अगर 2 अंक आ रहा है तो वही हम आंसर मान लेते हैं, ठीक है, वही हमारा आंसर होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और
सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी टीम के साथ जुड़ जाएं, हमारे DCC टीम के साथ जुड़ जाएं और अपने सपनों को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।